हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 10.2। ਠੀਕ ਹੈ, 10.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 1 ਬਾय 1 ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਜਾएंगे। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, कैपिटल मार्केट दो तरह की होंगी है, प्राइमरी ते सैकेंडरी। सैकेंडरी मार्केट दे विच आपां पढ़िया सीगा कि सैकेंडरी मार्केट दे विच जो ट्रांजैक्शन होनी हैगी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ दे विच, सैकेंडरी मार्केट दे विच जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी इशू होईयां होईयां उन्हां दी बाइंग सैलिंग हुंदी हैगी। ते ओह बाइंग सैलिंग करन लई अपने कोले एक पर्टिकुलर प्लेस हुंदी हैगी, उत्थे ओह बाइंग सैलिंग कीती जांदी है ते उस प्लेस दा नाम हुंदा है स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज एक इहो जी मार्केट हैगी जिहदे विच एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटीज़ हैगियां कंपनीज़ दियां ओह बाय सैल कीतियां जांदियां हैगियां। स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर securities issued by companies, government organizations and semi-government organizations are sold and purchased. Securities include share, debenture and bonds etc. की कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हैगी जिथे गवर्नमेंट द्वारा, कंपनीज द्वारा या फिर सैमी गवर्नमेंट कंपनीज द्वारा जो सिक्योरिटीज इशू कीतियां जांदी हैगियां उन्हां दी सेल परचेज कीती जांदी हैगी। सिक्योरिटीज दे विच की इंक्लूड हुंदा हैगा, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, ये सारा कुछ सिक्योरिटी दे विच इंक्लूड कीता जांदा हैगा। तो पता चल गया स्टॉक एक्सचेंज, इनू आपां स्टॉक मार्केट दा नाम भी दे दिंदे हैगे। की हुंदा हैगा स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज के फीचर्स की है, सब तो पहला है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। थोड़ा प्रॉपरली पता ही चल गया, आप डेफिनेशन च भी पढ़ेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हैगी जिहदे विच आपां सिक्योरिटीज़ दी बाइंग सैलिंग कर देंगे। सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स दी बाइंग सैलिंग हुंदी हैगी। हुण स्टॉक एक्सचेंज दे विच बाइंग सैलिंग करन लई सब तो पहला तुहानूं की करना पैंदा है कि अपनी कंपनी दी रजिस्ट्रेशन करवानी पैंदी हैगी स्टॉक एक्सचेंज दे विच। दैन ही तुसीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज दे विच अपने शेयर्स डिबेंचर्स नूं इशू कर सकदे होगे। डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न। स्टॉक एक्सचेंज दे विच किसी एक कंपनी दे शेयर्स से या किसी एक कंपनी दे डिबेंचर्स दे विच डीलिंग नहीं हुंदी। वेरियस डिफरेंट कंपनीज दे शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो है वो इस मार्केट दे विच डील कीते जांदे हैगे। डीलिंग थ्रू ओनली अथोराइज्ड मैंबर्स। जदों भी तुसीं स्टॉक एक्सचेंज दे विच सेल परचेज करनी हैगी सिक्योरिटीज दी, तो सेल परचेज जो है वो किसी अथोराइज्ड मैंबर थ्रू ही हो सकती है। अथोराइज्ड मैंबर्स यानी कि ब्रोकर्स वगैरह थ्रू ही हो सकती है। ब्रोकर्स भी आए नहीं कि किसी मर्जी ब्रोकर थ्रू हो सकती है, ब्रोकर भी वो होना चाहिए कि जो कि जिन्हों की अथॉरिटी होवे स्टॉक एक्सचेंज ਵੱਲੋਂ। यानी कि जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैगे, जो रजिस्टर्ड अथोराइज्ड मैंबर्स हैगे उन्हां थ्रू ही तुसीं स्टॉक मार्केट दे विच शेयर्स बाय सेल कर सकदे होगे। नेसेसरी टू ओबे रूल्स एंड बाय लॉस। जो भी ब्रोकर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी कंपनीज स्टॉक मार्केट दे विच अपने शेयर्स इशू करना चाहती है या फिर इन्वेस्टर्स शेयर्स परचेज करना चाहते हैं या जो भी ब्रोकर्स स्टॉक मार्केट नाल रजिस्टर्ड है, हर एक बंदे लिए जरूरी है कि वह रूल्स से बाय लॉज जो है उस मार्केट के उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ फॉलो करे। अगर कोई भी पर्सन रूल्स एंड बाय लॉज ਨੂੰ फॉलो नहीं करता तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकती है। यानी कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैंसल हो सकती है कि स्टॉक मार्केट उन्होंने आपकी मार्केट दे विच उस कंपनी को अपनी मार्केट दे विच सिक्योरिटीज इशू करने लई रोक सकती है। तो कुछ फीचर्स ने स्टॉक मार्केट की, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिससे प्रॉपर तरीके नाल तुसी सिक्योरिटीज जो है वो बाइंग सैलिंग कर सकते होंगे। डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंसर्न, बहुत सारी अलग अलग कंपनियां दी सिक्योरिटीज इस मार्केट दे विच सेल परचेज कीतियां जांदियां हैगी। डीलिंग जो है वो ऑथोराइज्ड मैंबर द्वारा ही हो सकती हैगी ते जरूरी हैगा कि नैसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस नूं फॉलो कीता जावे। फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की परफॉर्म किए जाते हैं? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। हुण ये चीज़ आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं सैकेंडरी मार्केट दे विच कि सैकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देगी सिक्योरिटीज नूं। तो स्टॉक एक्सचेंज दे विच भी सैकेंडरी मार्केट दी ट्रांजैक्शंस ही हुंदी, यानी कि एग्जिस्टिंग मार्केट दी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज दे विच ही डील किया जाता है। सो दैट ए फर्स्ट फंक्शन हुंदा है इन्हां दा कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज नूं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी है। एक इन्वेस्टर्स कदों भी उन्होंने कन्वर्ट कर सकते हैं कैश दे विच, ते एक मार्केट प्रोवाइड कर देगी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज नूं। यानी कि जो तुसीं ऑलरेडी परचेज कीतियां होईयां सिक्योरिटीज है उन्होंने एक प्लेस प्रोवाइड कर देनी कि तुसीं इस प्लेस ते आके उन्हां एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज नूं बेच सकदे होगे।
ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ? ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। contributes to economic growth, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਕਲਟ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਕੋਪ ਫॉर ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਦੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੂਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੂਆ ਖੇਲਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੈਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ? ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜੂਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਔਨ ਅ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਡੀਲਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਨੇਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਥੋੜੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈरह, ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਊਗਾ
जिवें देखो आप बैंक च एक अकाउंट ओपन करवा के आने तो उत्थे अपने पैसे आप जमा करवा सकते हैं ना, उवें डीमैट अकाउंट दे विच की आऊगा थोड़े शेयर्स दी की आऊगी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाऊगी। ठीक है, तो हुण वो डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाना किदे कोले, डिपॉजिटरी कोले। तो इंडिया दे विच दो डिपॉजिटरीज है NSDL ते CDSL। NSDL ते CDSL। NSDL मतलब कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL का मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। मैं उधरली साइड लिख के दस देनी है थोनू कि ये हैगा NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो दूसरा है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो डिपॉजिटरीज है, इन्हां दे विचों किसी कोले भी तुसी की करना हैगा अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना हैगा। ओके, डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, देन आपां की करांगे प्लेसिंग एंड ऑर्डर। जिस भी कंपनी दे जिस प्राइस से तुसी शेयर्स खरीदने होंगे ओदा ऑर्डर तुसी आपदे ब्रोकर कोले प्लेस कर दोगे। फिर ब्रोकर की करूगा स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। ब्रोकर ने की करना हैगा जेडे तुसी ओनु प्राइसेस ते जिस कंपनी दे ओनु तुसी सिक्योरिटीज दसिया गया ओना नु प्राइसेस नु मैच करन लग जूगा कि देखूगा कि जो तुहानू चाहिए है जिस प्राइस से तुहानू सिक्योरिटीज चाहिए उस प्राइस से सिक्योरिटीज अवेलेबल है या नहीं है। जो ओनु एक वधिया मैच मिल जाता है तो वो की करूगा जो ओदा ब्रोकर टर्मिनल है, ब्रोकर टर्मिनल ते की कर देंगे वो कम्युनिकेट कर देंगे जो भी मेंशन प्राइस हैगा वो सारिया चीज़ा ब्रोकर टर्मिनल ते वो मेंशन कर दूगा। उस तो बाद की होगा इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। जो शेयर्स परचेज कर लेते जाएंगे, मेरे मुझे शेयर्स निकल रहेगा बट इतने कल्ले शेयर्स की गल नहीं हो रही, इतने पूरी सारी सिक्योरिटीज की ही गल हो रही है जो भी स्टॉक एक्सचेंज दे विच जिन्हां दे विच डीलिंग की जाती है। ठीक है, ब्रोकर टर्मिनल ते उन्हें की करता कम्युनिकेट करता, देन की होगा इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट। जो ही वो ब्रोकर टर्मिनल ते दस दूगा कम्युनिकेट कर दूगा तो सारे लोग सहमत होंगे कि हाँ ये शेयर्स खरीदने या बेचने हैं। दोनों पार्टीज जो सहमत हो जाएंगे तो एक ही करूगा कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दूगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट दे विच एक ही करूगा आपदे जो क्लाइंट है उन्होंने दसूगा कि किस अमाउंट ते किन्नी क्वांटिटी ते किन्ने शेयर्स वगैरह उन्हें परचेज किते गए सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दूंगा, प्लस ओदा की कमीशन बनूगा ओदी सारी इंफॉर्मेशन बना के एक कॉन्ट्रैक्ट बना के यह आपदे क्लाइंट नू इशू कर दूंगा। फिर आऊगा अपने कोले पे इन डे वर्किंग। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया हुण की होगा जो भी शेयर्स परचेज किए गए एक बंदे तो परचेज किए गए दूसरे बंदे ने यानी कि एक ने की किया बाय किया दूजे ने शेयर्स की किए सेल किए गए। एक नू शेयर्स मिलणगे दूसरे नू की मिलणगे पैसे मिलणगे। तो पे इन डे वर्किंग की होगा जिस दिन ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक्सचेंज स्टार्ट होगा जिस दिन, यानी कि एक बंदे तो शेयर्स ट्रांसफर होंगे दूजे बंदे तो पैसे ट्रांसफर होंगे। ये जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी जिस दिन उन्होंने आप कहने पे इन डे वर्किंग। हुण जिहड़ी ये ट्रांजैक्शन है T+2 डेज दे विच की हुंदी है कंप्लीट हुंदी हैगी। T+2 डे मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन होई हैगी प्लस 2 दिन होर। मंडे नूं अगर ट्रांजैक्शन होई है तो वेडनेसडे तक जाके ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेटल होगी। तो सेटलमेंट इन प्रोग्रेस की है आह T+2 डेज नूं आपां कहेगा सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, यानी कि वो दिन जिन्ने दिनां दे विच यानी कि ट्रांजैक्शन शुरू ते ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने दा विचकार दा जो टाइम पीरियड है वो होगा सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। ते जिस दिन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी वो होगा पे आउट डे वर्किंग। उन्होंने आप कहना है पे आउट डे वर्किंग। जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी देन की हो जाएगा डिलीवरी ऑफ शेयर्स हो जाएगी। क्लीयर होगी ये चीज थोनू की प्रोसीजर रहता है। सब तो पहला आप ब्रोकर सिलेक्ट कर दें, फिर डीमैट अकाउंट ओपन कराने ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ऑनलाइन मैचिंग करता है ब्रोकर, देन वो ब्रोकर टर्मिनल से कम्युनिकेट कर देंगे है प्राइसेस जो भी आप दस देंगे जो मैच मिल जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जाता है, पे इन डे वर्किंग, सेटलमेंट इन प्रोग्रेस, पे आउट डे वर्किंग ते डिलीवरी ऑफ शेयर्स। जिस दिन सेटलमेंट कंप्लीट हो जाती है उस दिन डिलीवरी ऑफ शेयर्स भी हो जाती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट
स्टॉक एक्सचेंज बारे आप पढ़ लिया, हुण आप पढ़ना है सेबी बारे। सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉ द्वारा फॉर्म की गई है। हुण इस ऑर्गेनाइजेशन का काम की हैगा कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज इशू कर देंगे, उन्होंने सारी कंपनीज के बिहेवियर नू रेगुलेट करके इन्वेस्टर्स नू प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स का धक्का ना कर सके। यानी कि बेसिकली सिंपल तुम ये मतलब समझ सकते हो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ डिफरेंट मार्केट्स बनिया हुई स्टॉक एक्सचेंज बनिया हुई अपने इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ स्टॉक एक्सचेंजेस, लेकिन जिवें जिवें सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, मेनली ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ स्टॉक एक्सचेंज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੰਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੈਬੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਵੀ स्टॉक मार्केट्स ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਬੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇशंस फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये सारी चीज़ों का ध्यान भी कौन रखूगा? सेबी। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जिहड़ी कि इन्हां सिक्योरिटीज दे विच जो डीलिंग हो रही है उन्हां लई क्रिएट की गई है कि सारा कुछ ये देख रेख करूगी। जिथे भी सेबी नूं लगता है कि कुछ गलत हो रहेगा, उत्थे सेबी अपना एक्शन भी लूगी। ਹੁਣ ऑब्जेक्टिव्स की है सेबी दे रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। सब तो पहला ऑब्जेक्टिव की है सेबी एस्टैबलिश करन दा कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है वो भी सही तरीके नाल अपनी वर्किंग करन, वो भी किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी कंपनी नाल धक्का ना कर सके। तो स्टॉक एक्सचेंज दा की काम है, की उहदा कंडक्ट है, उहनूं रेगुलेट करन दा काम किहदा हैगा? सेबी दा है। प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स नू प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ये भी सेबी का काम है। चेकिंग दी इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग की होंदी है? देखो कंपनी दे कुछ जो लोग है इनसाइडर लोग है, देखो कंपनी दे विच बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे हैगे, बहुत सारे लोगों के हत्थां दे विच कंपनी दी बागडोर होंदी है, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन पता होंदी है कि कंपनी कदों ग्रो करूगी, कंपनी किदों नीचे जाने वाली है, कि सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कोले होंदी है। तो उन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन होंदी है कि कदों कंपनी दे शेयर्स अप जाने वाले ते कदों कंपनी दे शेयर्स दी वैल्यू डाउन जाऊगी। इस चीज का फायदा उठा के अगर वो शेयर्स दे विच डील करदे है या फिर शेयर्स दी वैल्यू वधाउण लई अगर वो कुछ भी माल प्रैक्टिस करदे है, उन्होंने आपां कहने हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी कि कंपनी दे विच अंदरले जो बंदे इनसाइडर एम्प्लॉयज जो है, अगर वो अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन यूज करके पहला तो ही शेयर्स खरीद के रख लेंगे, अगर उन्होंने पता है कि फ्यूचर प्राइजेस अप होने वाले शेयर्स दे, देन उन्होंने आप कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर उन्होंने पता है कि शेयर्स दे प्राइजेस डाउन जाने वाले हैं तो वो पहला तो ही शेयर्स बेच देंगे, उन्होंने भी आप कहेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। हुण इस चीज से क्यों चेक रख दी सेबी? इस चीज से चेक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जे इनसाइडर पीपल इदा करेंगे तो जेडे बाहरले लोकी है जिन्होंने कंपनी बारे कुछ भी नहीं पता, उन्होंने कंपनी दे विच इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उहदे नाल उन्हां नाल की होगा? धक्का होगा। तो बाहरले लोकां नाल धक्का ना होवे, इसलिए कंपनी सेबी ये चेक करती है कि किसी भी कंपनी दे विच इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है तो उन्होंने रोकने का काम किया सेबी का है। कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स, जेडे भी ब्रोकर्स स्टॉक मार्केट दे विच काम कर रहे हैं, उन्हां ब्रोकर्स उत्ते कंट्रोल रखने का काम भी कीता सेबी दा है। आ कुछ ऑब्जेक्टिव्स है सेबी नू एस्टैबलिश करन दे कि स्टॉक एक्सचेंज नू आपां रेगुलेट कर सकीए, इन्वेस्टर्स नू प्रोटेक्ट कर सकीए, इनसाइडर ट्रेडिंग चेक कर सकीए ते ब्रोकर्स उत्ते भी कंट्रोल मेंटेन कर सकीए। नाउ लास्ट टॉपिक है अपने को फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी की फंक्शंस परफॉर्म करती है? तो सेबी मेनली 3 फंक्शंस परफॉर्म करती है, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन ते लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। 1 बाय 1 करके पढ़ देंगे की कुछ लिखा होएगा। देखो जो सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, these are performed to regulate business in stock exchange। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਬੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। regulating intermediaries such as brokers, underwriters on the basis of a code of conduct and set of rules। जो ब्रोकर्स है, जो अंडरराइटर्स है, उन्होंने बिहेवियर नू, उन्होंने कंडक्ट नू
कंट्रोल करने लिए रेगुलेट करने लिए सैबी ने की कीते होए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए हुए कुछ रूल्स बनाए हुए कि ते एक ही ओदा एक रेगुलेटरी फंक्शन है कंडक्टिंग इंक्वायरीज स्टॉक एक्सचेंज दे विच इंक्वायरी करनी ऑडिट करनी ये भी हो की कर रहे हैं रेगुलेट कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज दे कंडक्ट नु रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड्स ये भी ओदा एक काम है ब्रिंगिंग इंटरमीडिएरीज अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ये सारे फंक्शंस की हैगे ओदे रेगुलेटिंग फंक्शंस दे विच आएंगे रेगुलेटिंग टेक ओवर ऑफ कंपनीज अगर कोई कंपनी टेक ओवर हो रही है उन्हां नु रेगुलेट करना किसी भी प्रकार ना अगर सैबी कंपनी दे ब्रोकर दे या फिर स्टॉक एक्सचेंज दे कंडक्ट नु रेगुलेट करने लिए चाहे उन्हें कुछ रूल्स बनाए या फिर कोई भी एक्शन ले रही है वो सारे ओदे रेगुलेटरी फंक्शन दे विच आ जाएंगे ठीक है इस चीज का तुसी स्क्रीनशॉट ले लो ते इनु रीड कर लियो एक बारी ठीक है देन उदों बाद आंदा ओदा डेवलपमेंट फंक्शन सैबी जो भी वेरियस स्टेप्स लेंदी हैगी इन्वेस्टर्स की ग्रोथ ली ब्रोकर्स की ग्रोथ ली स्टॉक मार्केट की ग्रोथ ली ठीक है उन्होंने आप कहेंगे डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ SEBI. SEBI perform these functions for promoting and developing activities in the stock exchange. As a part of the development function, SEBI does the following. SEBI ये फंक्शन परफॉर्म कर दी है कि ताकि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन्होंने डेवलपमेंट हो सके की कर देगी प्रमोटिंग द ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज ऑफ स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट या स्टॉक मार्केट कह सकते हो जो भी इंटरमीडिएरीज ब्रोकर्स अंडरराइटर स्टॉक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਣ permitting IPO of the primary market through the stock market permitting IPO of the primary market ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ primary market ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਥਰੂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ reducing the cost of the issue for which SEBI has made underwriting optional reducing the cost of the issue for which SEBI has made underwriting optional जो भी cost of issue है यानी कि flotation cost ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ जो भी cost of issue ਆਪਾਂ ਨੂੰ bear ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ रिड्यूस ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SEBI जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ underwriting of shares यानी कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ underwriters choose ਕਰ ਲੈਂਦੀ underwriters ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿਕਵਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਮਿਟਿੰਗ इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर थ्रू SEBI की कर रही है इंटरनेट ट्रेडिंग ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ट्रेडिंग कर सके स्टॉक मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ SEBI ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ Now last is protective function जो भी काम SEBI कर रही हैगी इन्वेस्टर्स नु प्रोटेक्ट करने लिए वो सारे ओदे protective function है another crucial function of SEBI is to protect the interest of the investors and to provide them safety of the इन्वेस्टमेंट जो भी उन्होंने इंटरेस्ट ਨੂੰ प्रोटेक्ट करना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ प्रोटेक्टिव फंक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ SEBI ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ prohibiting price rigging since this malpractice involves the manipulation of security prices to inflate or deflate market prices of securities किसी भी प्रकार ना जे market prices जो है securities उन्हां नाल छेड़खानी की जा रही है यानी कि धक्के नाल securities दे prices up या down किते जा रहे हैं तो वो malpractice ਨੂੰ भी की करदा हैगा SEBI prohibit करदा हैगा insider trading ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ SEBI insider trading रोक के की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ investors ਦਾ interest protect करता है SEBI it does not allow companies to prepare any statement that may mislead investors ਇਹ companies ਨੂੰ allow ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ यानी कि companies ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ companies ਕੋਈ ਵੀ misleading information provide ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਗਲਤ accounts prepare ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ companies ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ investors ਨੂੰ ਗਲਤ information ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ investors ਨੂੰ education provide ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ रिगार्डिंग डिफरेंट सिक्योरिटीज से डिफरेंट कंपनीज बारे ताकि वो वाइजली चूज कर सकन कि किस कंपनी दी सिक्योरिटीज विच उन्होंने इन्वेस्ट करना ते ये है इहदा प्रोटेक्टिव फंक्शन SEBI दा
ਤਾਂ इसी नाल ही अपना यह चैप्टर भी कंप्लीट होया। हुण देखो प्लस 2 के जो चैप्टर्स है वो सारे अपने कंप्लीट हो गए, बस यही चैप्टर रह गया सीगा। इस वीडियो नाल अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लस 2 12 बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट दे विच तुहानू चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर दी वीडियोस मिल जाएंगियां, तो तुसीं उत्थे चैकआउट कर सकते हो। ओके हुण देखो सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारा पढ़ लो, जो भी डाउट्स है जो भी क्वेरीज है वो एक एक करके पूछते रहो क्योंकि एग्जाम्स अपने नेड़े है। ओके ते सुबह लाइव लेक्चर जो अपना लगता है सुबह 7:30 बजे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करने स्टार्ट किए हैगे इन्हां चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आर के सिंगला बुक ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵਧੀਆ बैक एक्सरसाइज ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है, पार्ट वाइज बैक एक्सरसाइज ਦਿੱਤੀ है। जिवें चैप्टर 10 ਦੇ दो पार्ट्स अपने ਕੋਲੇ 10.1 ਤੇ 10.2 ਦੋਨਾਂ ਪਾर्ट्स ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ क्वेश्चंस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾर्ट्स ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ क्वेश्चन आंसर्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਆਂਦੀ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। Thank you so much.